चलिए, तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? पक्की बात, बढ़िया है सभी लोग, ठीक है। तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, है ना? ठीक है, चलो ये वाला कर चुके थे ना। क्या था इसका आंसर? हाँ, क्या आएगा? देन किसी का क्या आएगा? वह, ये तो बताया था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, बताओ, इसको पढ़ो और मुझे आंसर बताइए इसका। बताएं, बताओ आंसर। सॉरी, क्या हुआ? हाँ जी, बी। कौन कौन कह रहा है? ए, बी, सी। पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे, इधर वाली लाइट जला लीजिए, ठीक है। चलो देखो, समझते हैं इसको, ठीक है। नन ऑफ द नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट होते हैं कूटनीतिज्ञ, यानी जो कूटनीति करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोमेट्स, ठीक है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस में जो भी मीटिंग, जो भी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनमें से जो डिप्लोमेट्स थे उनमें से किसी ने भी क्या नहीं था? वॉज एबल टू, मतलब वो सक्षम नहीं था किसके? ठीक है, ईदर कॉम्प्रिहेंड यानी समझना, और सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी ये क्या कह रहा है वाक्य? ये कह रहा है जितने भी कूटनीतिज्ञ थे कॉन्फ्रेंस में, उनमें से कोई भी ऐसा कूटनीतिज्ञ नहीं था जो या तो समझे प्रॉब्लम को या फिर सॉल्व करवाए, ठीक है ना। ये बात हो रही है। अब देखो गलती कहां पर है। मैंने आपको बताया था कि नॉट ओनली हुआ बट ऑल्सो के साथ वाला पेयर वाला, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, इसी तरह से इधर आइदर भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और हुआ नीदर, नॉर हुआ। या ऐसे जो कुछ कंजंक्शंस हैं जो क्या होता है कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ या जिस फॉर्म के साथ ये वाला आएगा उसी के साथ ये वाला आएगा, यानी दोनों ही सेम फॉर्म या सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेंगे। ये भी ऐसा ही होता है और ये भी ऐसा ही होता है। अब जरा वाक्य को देखो जरा गौर से, तो अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यहाँ इधर का पेयर में से किससे होता है? और से होता है। आया है क्या? आया है, इसका मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पेयर इसका है। अब ये देखो जरा, और के बाद में क्या है? सॉल्व, है ना? क्या है? सॉल्व। अब सॉल्व है किसके बाद में आई है? टू के बाद में। टू क्या होता है? इंफिनिटिव। तो इसके बाद में जो वर्ब आती है वो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब सॉल्व क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इससे पहले टू लगा है क्या? नहीं लगा, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ईदर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या? ईदर के बाद में भी कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा। कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ना, अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो यही होता है। कॉम्प्रीहेंशन इसका नाम होता है समझ, पढ़ने की समझ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने की समझ। जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको कैसी अंडरस्टैंडिंग है उसको बोलते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो पैसेज बोलते हो, आप पैसेज बोलते हो ना, एग्जाम्स में आता है, तो इसी से बनाया हुआ सब, ठीक है। हाँ, चलो सी। अब इधर के बाद देखो जरा, हमारी फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, लेकिन क्या फर्स्ट फॉर्म से एग्जैक्ट पहले इधर लगा है? किसके पहले लगा? इधर टू के पहले लगा है। किसके पहले लगा है? टू के पहले लगा है। तो कहां लगाना चाहिए हमें इसको? टू के बाद। कहां लगाना चाहिए? टू के बाद और इससे पहले। देखो जरा, मैं इसका कचड़े को साफ करता हूं। यहां पे देखो जरा, और फर्स्ट फॉर्म से पहले है, लेकिन इधर टू से पहले है, तो मिसमैच तो हो ही रहा है। भाई मैच हो रहा है क्या? नहीं, मिसमैच हो रहा है। मिसमैच ही तो हो रहा है ना। करना क्या पड़ेगा? हमें मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक के पहले फर्स्ट फॉर्म और एक के बाद फर्स्ट फॉर्म और एक के बाद टू है। तो क्या हम यहाँ पे टू लगा सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। तो फिर हमें सुधार पर कहाँ करना पड़ेगा? क्या पार्ट सी में हमें सुधार करने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब और तो अपनी जगह सही है। सही क्या नहीं है फिर? इधर सही नहीं। इधर कौन से पार्ट में है? डी पार्ट में है।
अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे सुधार करके हम सी पार्ट में भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे टू लगा करके, यहाँ टू लगा करके नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं यहाँ पे टू की। तो इसका मतलब एक ही पार्ट में हम सुधार कर सकते हैं, वो क्या है, वो है आपका ये वाला बी वाला पार्ट। इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें ये सुधार कर सकते, हाँ बोले बोले बोलिए, बोलो बोलो बोलो, डरा मत करो, कुछ बोल रहा था कोई, चलो ठीक है कोई बात। कहाँ आ जाएगा ये, इधर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू पहले आ जाएगा इधर से, और बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे लिख देंगे इसको हम, टू ईदर कॉम्प्रीहेंड, ऐसे लिख देंगे, और बाकी कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब किस किस को समझ नहीं आया वो पूछो पूछो पूछो, बताओ। देखो मैंने भी आपको बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और नीदर नॉट, जैसा इधर के साथ, जैसा इधर के बाद आएगा पार्ट ऑफ स्पीच या फॉर्म, वैसा ही और के बाद आएगा, जैसा नीदर के बाद आएगा वैसा ही नॉर के बाद आएगा, जैसा नॉट ओनली के बाद आएगा वैसा ही बट ऑल्सो के बाद आएगा। बट यहाँ पे क्या मिसमैच हो रहा है, क्या हो रहा है, और के बाद में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इधर के बाद में क्या है, टू है, क्या चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म। अब आप इसमें सुधार करने की कोशिश करोगे कि सर और यहाँ पे हम टू लगा दें, तो वो हम तब लगाते जब आवश्यकता होती, पर यहाँ पे आवश्यकता है ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ नहीं लगाएंगे। तो फिर सुधार कहाँ होगा, उस वाले में होगा, इधर वाले में। इधर वाले में सुधार क्या होगा, सीधा एक बस इसकी पोजीशन बदल दो, टू के बाद रख दो टू उसके पहले जो है, बाकी कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात, अच्छा एक बात को लिखूं, आपको समझ में आ जाए, इस पे चलते हैं नोट, ठीक है। दिख रहा है, देखिए जरा बाकी को सही है क्या, देखिए जरा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा सारा, है ना। देखिए, हाँ जी, देखो जरा, मुझे नहीं पता, देखो क्या आएगा, ये बॉट जो है ना, बाई की फॉर्म है। अब कौन सी फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चला, हाँ क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब देखने में आपको एक जैसी लगे, क्योंकि 90% जो वर्ब्स हैं वो कैसी होती है, वो एक जैसी लगती है, ठीक है ना, देखने में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो अगर वो देखने में एक जैसी लगे तो आप सीधी बात पकड़ लेना, अगर वो थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले हैव फॉर्म आएगी, क्या आएगी, हैव फॉर्म आएगी, एक्टिव में, किसमें, एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस होगा तब क्या आएगी, बी फॉर्म। बस इतना याद रखना। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर एक्टिव हुआ तो बी के बाद में आईएनजी आती है, क्या आती है बी के बाद, आईएनजी आती है, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गए, हाँ जी पक्का, ठीक है, ये है फॉर्म लिखा है, आगे बढ़े। अब बताओ उसको जरा, आंसर देखो जरा इसका, ही हैज ईदर, ईदर किससे पहले आ रहा है, थर्ड फॉर्म से पहले इधर आ रहा है, इसका मतलब और भी किससे पहले आना चाहिए, थर्ड फॉर्म से, ठीक है। चलो तो देखते हैं, ही हैज, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ज्यादा गौर ना करो, बस ये समझो कि कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। तो ही हैज ईदर बॉट अ बुक, बुक है ये, ठीक है, उसने या तो किताब खरीदी है या खर्च कर दिया है पैसा उसके पर्सनल चीजों के लिए, किसके लिए, पर्सनल चीजों के लिए खर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इधर के बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म,
और के बाद में भी क्या है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, एकदम सही है, क्योंकि इधर और सही से इस्तेमाल हुए हैं बाकी। आ जाओ इस वाले को देखो जरा, इसमें भी क्या है, देखो और के बाद में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इधर के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या है, ट्रू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, कॉम्प्रीहेंड है, कॉम्प्रीहेंड फर्स्ट फॉर्म, तब इसका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब तो किसी को नहीं, कोई चीज ऐसी तो रहेगी, हाँ पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। सीधे देखिए जरा, देखो जरा, सी पार्ट में गलती है, कौन कौन कह रहा है सी पार्ट में गलती है, सी में गलती है, सी में गलती है, ए में कौन कौन है, बी, डी, ई, कंफ्यूजन वाले कितने हैं, ओके समझ लो। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था, इधर का पेयर, और से, नीदर का पेयर, नॉन से, नॉट ओनली का, बट ऑल्सो से, बोथ का, एंड से, बिटवीन का, एंड से, लेस्ट का, शुड से बताया था, पक्की बात है, ठीक है, चलो तो देखते हैं। आई हैव फाउंड, फाउंड जो है फाइंड का है थर्ड फॉर्म, ठीक है, फाइंड मतलब पाना, मिलना, ठीक है, जाना किसी चीज को, ठीक है, चलो। तो आई हैव फाउंड मतलब मुझे मिला या मैंने पाया कि ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। ना विलिंग का मतलब इच्छुक, क्या होता है, इच्छुक, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। कैपेबल मतलब होता है सक्षम, कैपेबल मतलब क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। देखो जरा, ठीक है, देखो जरा, पहले एक तो मीनिंग बता दूं आपको, फिर बाकी बताओ, फिर बाकी बताओ। देखो जरा, फाउंड जो है किसकी फॉर्म है, फाइंड की है, इसका मतलब क्या होता है, पाना या मिलना कोई चीज, ठीक है। अब फाउंड भी एक वर्ड होता है, फाउंडेशन सुना आपने, नींव, सुना हुआ, सुना, बुनियाद सुना, फाउंडेड भी सुना हुआ, फिर सुना हुआ। तो वो फाउंड का मतलब होता है कुछ चीज बनाना, स्थापित करना, कोई चीज स्थापित करना, ठीक है। अब सुनो, इसकी तो थर्ड फॉर्म है ये, सॉरी डी नहीं लिख पाया, ये इसकी क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, पर ये मेन वर्ड भी होता है, क्या होता है, मेन वर्ड भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्थापित करना या कोई चीज बनाना, ठीक है। फाउंडर सुना है, फाउंडर बनाने वाला किसी चीज को, है ना। जैसे मैं कहूँ आई एम द फाउंडर ऑफ दिस फलाना ठिकाना, ठीक है, तो मैंने इसको बनाया, मैंने इसको खड़ा किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फाइंड मतलब क्या होता है, पाना या मिलना या ढूंढना कह सकते हो, ठीक है। कहते हैं ना फाइंड हिम समवेयर, ही मस्ट बी हियर एंड देयर, ढूंढो उसको कहीं, वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। हाँ वही तो मैंने बोला था, ढूंढना, फाइंड मतलब ढूंढना भी होता है, सही बोला, तो एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। हाँ, पाना, मिलना, ढूंढना, ठीक है, हाँ, चलो आगे समझ में। अब आ जाओ विलिंग, विलिंग जो आया है वो आया विल से, सर ये सेलविल वाली, हाँ, तो सुनो इसकी मीनिंग समझो। एक तो विल का मतलब होता है वसीयत, हैंड राइटिंग सुंदर है, जरा एडजस्ट करके चलना, ठीक है। एक तो इसका मतलब क्या होता है, वसीयत, और एक विल का मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा, ठीक है। जैसे ही विलिंग है, विलिंग का मतलब क्या है, इच्छुक, ठीक है, समझ लो। हाँ बोलो 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 बोलो, पूछो, कोई डाउट तो पूछो, ठीक है। कैपेबल, कैपेसिटी आपने सुना होगा, कैपेसिटी क्षमता, तो कैपेबल जिसमें क्षमता हो यानी सक्षम हो, है ना। कैपेबल यानी जिसमें क्षमता हो यानी कि सक्षम हो, जिसमें कैपेसिटी, ठीक है। ऐसा हो गया क्लियर। अब देखो,
आई फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। मैंने पाया कि मुझे मालूम चला है कि वो ना तो इच्छुक है ना ही सक्षम है, ना इच्छुक है ना ही सक्षम है। और कई बार व्यक्ति इच्छुक इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ही इज नॉट सक्षम, है ना। अबे नाचना, इतना अच्छा डांस करता है, नाचना। मैंने सुना है कहीं डांस करता है, ना ना यार आंगन टेढ़ा मेढ़ा मेरे पैर में लग जाए। तो इच्छा उसकी नाचने की इसलिए नहीं है क्योंकि नाचना आता ही नहीं है। इस पे कहावत भी है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ओके चलो, तो इसमें गलती क्या होगी देखो जरा। चलो देखो जरा, नीदर का पेड़ किससे होगा, और से। किससे होगा, यही गलती है इसमें। तो पार्ट सी आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो शब्द है वो कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में। तो आपका एरर किसमें होगा, सी। वेरी सिंपल। अब सुनो, ये सिंपल बहुत है, अभी हमें कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं ना तो इन चीजों को हम कर देते हैं इग्नोर, और फिर पूरे 125% का हो जाता है लॉस, अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो। समझ गए। हाँ आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो। देखो मेरी बात, यहाँ पे बात नेगेटिव हो रही है तो हम इधर ही लगाएंगे, इधर कैसे लगा सकते। हाँ ऐसे लगा सकते कि ही इज नॉट ईदर विलिंग और कैपेबल, ठीक है। लेकिन हमें फिर दो शब्द लगाने पड़ते ना, एक नॉट एक ईदर। तो भाषा क्या है, सेंटेंस क्या है, अगर आपको एक ही जगह पे सुधार करके बाकी पूरा सही हो रहा है तो वो पहले चुनिए। आपको आगे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कि जिसके तीन तीन पार्ट्स में आपको गलती दिख सकती है, दो दो पार्ट्स में आपको गलती दिख सकती है। फिर आप सोचेंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो वो आपको वो वाला पार्ट चुनना है जिसमें कम से कम सुधार करके आपका वाक्य सही हो जाए, वो वाला पार्ट आप चुनोगे और उसी में आप एरर करके आओगे, ठीक है ना। चलो सी दिस। क्या नहीं आएगा, पक्का। लेट मी सी। unless you will work hard you cannot pass। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कठिन कार्य नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते, यानी तब तक तुम पास नहीं हो सकते। सी आपको पता है, अच्छा बताओ पहले मुझे गलती का है, मतलब डांटो। ए वाले, बी, सी, डी, ई, पांच ऑप्शन में सब खड़े हैं, इसका मतलब गलत तो है लोग कहीं ना कहीं गलत तो है। देखो मेरी बात समझो, बी वाले कौन कौन है, ओके हाथ उठाते रहो। व्हाट्स द एरर इन बी पार्ट, सुना है, अच्छा शुड आएगा, ओके। और किसका हाथ उठा था, क्या गलती है बी में, टेल मी। जो लग रहा है वही बोलो, किसी को फॉलो मत करो, आपको नहीं लग रहा शुड तो मत बोलो शुड। पीछे कौन थे, मुझे देख नहीं रहे, चलो आप लोग इधर से बताएं किस किस का हाथ उठा था, बेईमानी नहीं, नो चीटिंग, हाँ बताओ पक्का। फिर क्या आएगा, ऐसा कुछ, अच्छा ये तो रट्टा मार गया। इधर से आवाज आई थी किसी, तुम्हारी थी, क्या थी, डी, ओके। पहले बी वाले हाथ उठाए इधर से, अरे तीन चार थे, हाँ बताओ खुशबू, क्यों नहीं आएगा, बस आएगा नहीं सर, है ना। अच्छा डी वाले में क्या गलती है, नो एरर, डी तो नो एरर है, नो एरर, ओके। सी बी, ए वाले कौन कौन,
सी वाले कौन कौन? सी वाले बताएं क्या गलती होगी? ओके सो आपने सर बताया था कि अनलेस के साथ में नॉट नहीं आएगा, है ना? ओके, जिंदा रखो इस सवाल को, है ना? अभी बताऊंगा इसका आंसर। और कोई किसका आप बताएं क्या था? अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, है ना? सेम। ओके, और कोई? अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो अब सब लोग। आप ना अधूरा सुनते हो या फिर अधूरा नोट करते हो, या ध्यान से नहीं सुनते हो? मेरी बात सुन। हाँ 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 हाँ, इसलिए बिल नहीं आएगा, पक्की बात है। चलो इसको पूरा मैं कर दूंगा अभी, ठीक है? समझो बात को। जिन्होंने जो भी आंसर किए थे समझो इस बात को। पहले पहले मैं सी वालों का आंसर दूंगा। इन्होंने कहा है कि सर आपने बताया था और हमने कहीं पढ़ा भी है, मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ, है ना, आपकी तरफ से भी, कि अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं। लेकिन आपने अधूरा सुना था, मैंने जब बोला था अनलेस जिस क्लॉज में आएगा उस क्लॉज में नॉट नहीं आएगा। और अनलेस वाला क्लॉज कौन सा है? ये ये वाला क्लॉज तो अलग है, इसमें तो आ सकता है सेंस के हिसाब से। भाई दो बातें हो रही ना, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, नहीं, तब तक तुम पास नहीं होगे। तो दो बार नोट लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना, ठीक है? अब मेरी बात समझो, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंडीशनल जो क्लॉज होगा, या दूसरी भाषा में किताबों में लिखा होगा इफ क्लॉज जो होगा, उसमें कभी भी विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं करते। बताया था ना, शायद कल परसों बताया था, उससे पहले भी कई क्लासेस में बता चुका हूँ। बट आप क्या है, जो भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनको नोट नहीं करते हो, दिमाग में सेट नहीं करते हो, और इसलिए हो जाती है आप लोगों से गलती। तो गलती मत करो, ठीक है? पीछे आपको वॉइस आ रही है, पक्का नोट करते जाए एक एक चीज, ठीक है? हाँ, सारी चीज। और पूछा करिए, कोई भी चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप पूछिए, ठीक है? बेझिझक होके पूछिए, सभी लोग। चलो, तो ये नोट कर लो, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? ये इंपोर्टेंट है। और जिनको ये नहीं पता वो भी ये नोट करना है, ठीक है? नोट करके फटाफट से आंसर करो। कौन सा पार्ट होगा? अब समझ में आ गया? और किसने आंसर किया था? जिनने भी किया था, अब समझ में आ गया ना? ठीक है। कंडीशनल क्लॉज किसको बोलते हैं? जिसमें शर्त दी गई हो। तो तुम्हारे पास वही शर्त क्या है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कठिन कार्य। तो जब तक तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते हो। तो इसमें शर्त दी गई है, तो क्या यहाँ पे बिल आएगा? नहीं आएगा। एरर कौन सी होगी? पार्ट बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मनीष? पक्की बात? ठीक है। हाँ जी, बुझे हुए चेहरों, बुझे हुए चेहरों, सबको समझ में आ गया ना? मैं पूछ लूंगा, अब पूछते नहीं हो, नालायक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया? चलो देखो जरा इसको। नीचे द डॉक्टर नॉट द नर्सेस वर asleep, asleep मतलब सोई हुई, when the injured was brought to the hospital। बताएं फिर क्या होगा इसका पूरी का हिंदी? कौन बोल रहा है? किसकी बात है? अच्छा, चलो देखते हैं। ना तो डॉक्टर ना ही नर्सिस सोए हुए थे जब चोटिल लाया गया अस्पताल। ब्रॉट ब्रिंग की फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ला। ठीक है, लिख लेना जिनको नहीं इसकी याद हो, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी स्पेलिंग, ठीक है? इंजर्ड यानी चोटिल, इंजरी सुना? इंजरी, इंजरी स्पेलिंग नहीं आती मुझे, क्या होती है उसकी बताएंगे? चोट, आघात, ठीक है? हाँ, इंजर्ड, चोटिल, ठीक है? समझ में आ गया? कहाँ 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 ध्यान, क्या कर रही हो? इधर ध्यान, ठीक है?
ये समझ में आ गया सबको? अब बताओ गलती क्या है? डी, नो एरर। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट द आंसर इज डी? यस, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? डी ही होगा। क्यों? देखो समझ लेते हैं। नीदर द डॉक्टर, तो द डॉक्टर से पहले आया है नीदर, नॉर द नर्सिस, तो द नर्सिस से पहले आ गया नॉर। इसका मतलब सेम आई ये चीजें। क्या ये सेम चीज आई है, इसका मतलब यहाँ कोई गलती नहीं है। अब क्योंकि नीदर नॉर से वाक्य दो सब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड होंगे तो क्या ये वर्ड सही है? हाँ सही है, क्योंकि नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, या इधर और, या और हो या नॉर हो, अगर दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्टेड होते हैं तो बाद वाले, या कुछ किताबों में लिखा है नजदीकी सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसका मैंने आपको उस दिन आंसर दिया था, क्योंकि कुछ शब्द इसमें साइलेंट कर दिए जाते हैं, बताया था ना, है ना, ऐसे बताया था, ठीक है। हाँ, तो नॉर के बाद में कौन सा सब्जेक्ट है? नर्सिस। नर्सिस कितनी है? एक से अधिक, तो क्या लेंगे, वॉज या वर? वर लेंगे, तो यहाँ पर भी सही है, ठीक है। असली एडजेक्टिव कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट, जब लाया गया था, कैसे बन रहा है? टू द हॉस्पिटल। कहाँ लाया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आगे जुड़ेगा तो टू आएगा, ठीक है। और इंजर्ड को लाया गया, चोटिल को लाया गया, तो पैसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब बाकी कैसा है? सही है। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नो एरर, यानी डी सही, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे सीरीज। ध्यान से करें, फेंकना कोई नहीं। बताओ भाई कौन सा एरर है? As soon as the peon rings the bell, जैसे ही जो चपरासी है वो बैल यानी घंटी को रिंग यानी बजाता है, then all the students come to the assembly room for prayer। तो वैसे ही सारे विद्यार्थी आ जाते हैं असेंबली रूम में, काय के लिए? प्रार्थना के लिए। असेंबली किससे आया है? असेंबल से। असेंबल का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट या टू गैदर, यानी इकट्ठा करना। तो असेंबली रूम का मतलब क्या है? जहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। प्रेयर में क्या होता है? सब लोग लाइन में लग के खड़े होकर प्रेयर करते हैं ना, ठीक है। तो वो असेंबली रूम हो, ठीक है। चलो बताओ गलती क्या होगी? हाँ जी, अगेन वो कोई दिक्कत नहीं। देन का मतलब वैसे ही, तभी। बताएं, मैंने आपको उस दिन बताया था 99% इसका रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल, बताया था ना, बताया था कि नहीं, है ना। इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताया था। नॉट, कॉमा, किसका करते हैं हम? कॉमा, यस, ठीक है। तो यहां जब ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ है तो क्या हम यहाँ पे देन लगाएंगे? बताएं आप, लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, हटा दो, बाकी सही होगी, ठीक है। और एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे ही प्योन बजाता है घंटी को, वैसे ही या तभी सारे विद्यार्थी आ जाते हैं असेंबली रूम में प्रार्थना के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये हटा दो, बाकी सही। वो देखो THAN का सेंस समझना, ठीक है। ये आपका से का सेंस देता है, खासकर तुलना बताता है। जैसे सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल वो अपनी बहन से, ठीक है, ऐसे बोल सकते है ना। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया दोनों बहनों, ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं पता कौन लंबी है तुम में से, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। हाँ चलो आगे बढ़े।
ठीक है, देखो जरा अगला। बताएं क्या हुआ। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, आजादी के लिए लड़ने वाले लोग, स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, ठीक है। तो मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ने वाले थे, उनमें से कई सारे क्या हैं, सॉरी, हैं, क्या हैं, सो रेस्पेक्टफुल एज सुभाष चंद्र बोस, उतने सम्माननीय जितने के सुभाष चंद्र बोस हैं, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं तो। कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे कहूं, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स में से बहुत सारे उतने इंटेलिजेंट हैं जितने की मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस एक्स वाई जेड है, अगर ज्यादा नहीं तो, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से बहुत सारे उतने रेस्पेक्टफुल है जितने की सुभाष चंद्र बोस, अगर ज्यादा नहीं तो, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने तो है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब बताएं गलती कहाँ, हाँ कौन से में, बी, बी कितने लोग कह रहे हैं बी, क्या होगा बी में, सो की जगह क्या आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो एक होता है सो एस और एक होता है एज एस, ये आपका आता है नेगेटिव में और ये आता है आपका अफर्मेटिव। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ अफर्मेटिव होता है, ठीक है। असर्टिव अफर्मेटिव असर्टिव नेगेटिव, ठीक है। चलो असर्टिव में दोनों आ, तो क्या यहाँ पे सो आएगा, क्या आएगा, अब सर इसका अर्थ तो बता दो, उतना जितना या वैसे जैसे, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आजकल एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें दो तरह से एरर दे देते हैं, अफर्मेटिव वाक्य दे देंगे और उसमें सो एस दे देंगे, लेकिन वो माइनर मिस्टेक माइनर एरर मानी जाएगी। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में दो एरर दे देते हैं जिसमें से एक छोटी एक बड़ी दे देते हैं, तो हम बड़ी वाली एरर को कंसीडर करेंगे, छोटी वाली को इग्नोर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि और कोई इसमें एरर नहीं, ठीक है, समझ गए। किसी को और कहीं लग रही थी तो मुझे बता दो जरा जी, जोर से बोलो, मैं इसका आंसर बढ़िया से तभी दे पाऊंगा। आप कंफ्यूज हो, आपको पता है, और ये आपको किसी ने याद करा दिया है। अब मेरी बात समझो, मैंने के बाद जो ऑफ आएगा ना, इसका मतलब क्या है, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने ऑफ का मतलब क्या पढ़ा है, काकी के, काकी के ही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। चल पहले इसको मिटा देता हूँ सारा, तो इसको भी सीख के जाओ सभी लोग। आपने पढ़ा है काकी के, ऑफ का एक मतलब और भी पता है क्या होता है, मैसेज। अब मेरी बात सुनो, जब काकी के होता है तब ये क्या दिखाता है, पजेशन, यानी पजेसिव होता है। कैसा होता है ये, पजेसिव, यानी पजेसिव का मतलब क्या होता है, जो संबंध या अधिकार बताए, क्या बताए, संबंध या अधिकार। जैसे लेग ऑफ दिस चेयर, तो लेग ऑफ दिस चेयर मतलब इस चेयर की टांग, तो टांग किसकी, चेयर की, टांग से संबंध किसका, चेयर का, टांग टांग पर अधिकार किसका, चेयर का, तो वहां पे पोजीशन दिखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैसेज, तो ये क्या बताता पता है, सिलेक्शन, ठीक है, चुनाव, इलेक्शन वाला चुनाव नहीं, सिलेक्शन वाला चुनाव कह सकते हो, दूसरी तरह से चॉइस, दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, विकल्प कह सकते हो एक तरह से, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है इसका वो क्या है, मैं से है। तो जो फ्रीडम फाइटर्स है, अब देखो मैं से, फ्रीडम फाइटर्स काउंटेबल होंगे, तो मैं उनमें से कोई ले रहा हूं, तो जिनमें से लूंगा वो काउंटेबल होंगे, तो प्लूरल ही तो होंगे। तो इसीलिए ऑफ के बाद में हम क्या लेते हैं, नाउन, क्या लेंगे, नाउन या प्रोनाउन कैसा लेंगे,
प्लूरल है। कैसा लेंगे? प्लूरल लेंगे, क्योंकि जब छांटेंगे किसी में से तो वो एक से अधिक ही होंगे, तभी तो छांट पाएंगे। और एक से अधिक बोले तो प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, तो इसलिए 5 टर्म्स है यहाँ पे। इतना क्लियर है? अब तुम कहोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब मैनी खुद ही सब्जेक्ट है, और मैनी का मतलब क्या होता है? कई, अनेक, तमाम, बहुत, ऐसे ऐसा ही तो अर्थ निकलता है। तो जब कई, अनेक, तमाम है तो एक से अधिक ही तो होंगे। जब एक से अधिक हैं तो प्लूरल ही तो हुआ, तो फिर वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल लेगा, अगर जरूरत पड़ी तो। और यहाँ पे प्लूरल की जरूरत पड़ी तो क्या आ गया हमारा? आ रहा है। इज देयर एनी डाउट, एनी मोर? श्योर? नोट कर लो ऐसी चीजें, ठीक है, अपनी भाषा। आगे बढ़ा जाए तो फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है ना, जिनको नहीं पता। डन, चल अगला देखिए जरा, देखिए जरा, देखो और मुझे आंसर करो। हाँ जी, क्या होगा? अच्छा, दैट वाई, ओके, क्यों नहीं आएगा? अच्छा सिंपल छोड़ो, आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े हैं, थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे। अब ऐसे ही तो इंटर पास करके आ नहीं गए हो, थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे, 8वीं क्लास से चालू हो जाते हैं ना। हालांकि मैंने तो 6वीं क्लास में सीख लिए थे, सर आपके सिलेबस में थे, सिलेबस में नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन मेरी सिस्टर्स ने मुझे सिखा दी, मार मार के, मुर्गा बना बना के सिखा दी। 6वीं क्लास में था, मारती थी सिस्टर, एक गालन देती थी तब एक शब्द बताती थी, तब तो बुरा लगता था, मुंह फुला लेती थी, मम्मी से शिकायत करती थी, मम्मी से डांट पड़वा देती, लेकिन अब अच्छा लगता है, मास्टर बन गए। चलो देखो जरा, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा। अब कहा तो किसी कुछ करने के लिए कहा होगा, ठीक है, कि अब सुनो मेरी बात, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और जब आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है जो, वो इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो यस नो टाइप होता है, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। यस नो टाइप में क्या होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ऐसे ही तो लगाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड टाइप आ जाएगा, यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स आ जाएंगे, तब हम उस वर्ड को ही कंजंक्शन बना देते हैं। ऐसा पढ़ा है आपने भाई? जब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आती है, ऐसा इंटरोगेटिव तब तो हम इफ और वेदर लगा देते हैं कंजंक्शन, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना करके उसको बना देते हैं, बाकी पूरा अफर्मेटिव बना देते हैं उसको। ऐसे ही तो करते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव जो भी हो, पर इंटरोगेटिव नहीं बचता वो, ठीक है। अब ये बताओ जरा, यहाँ पे वाई आया है, इसका मतलब ये जब इनडायरेक्ट, सॉरी, जब ये डायरेक्ट बना हुआ तो वाई क्या होगा? ये इंटरोगेटिव होगा ये, ठीक है, ऐसे ही तो कुछ होगा। तो फिर क्या मुझे यहाँ पे दैट कंजंक्शन जबरदस्ती घुसेड़ने की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने किसको बना दिया? वाई को कंजंक्शन बना दिया। तो इसको फालतू की चीज को हटा दो, बाकी आपका सही हो गया, ठीक है। बेसिक सी चीज है, पर इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप बताइए इसको किस नजरिए से देख रहे हो? इस सेंटेंस को एक सेंटेंस की नजरिए से देख रहे हो, आप इसमें घुसे नहीं हो, आप घुसोगे तो पता चलेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो है, फॉर्मेट है, उसको फॉलो कर लो, बाकी आपका सही हो जाना, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, देखो इस वाक्य को, क्या नहीं आएगा? एल्स नहीं आएगा, है ना। ओके, लेट्स सी, you must either work hard, else be prepared to lead lead
लीड टू अ मजरेबल लाइफ। मजरेबल का मतलब होता है बेकार, घिसी पिटी, तंगी रंगी वाली। और सॉरी, मतलब मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए, बट मुझे समझाना है इसलिए मुझे कहना पड़ता। बेकार, बदहाली वाली जिंदगी, बेकार सी मजरी, ठीक है। हाँ, वो भी होता है। माइजरी, मुसीबत सुना, कुछ लोग मिजरी भी बोलते हैं, तो चलेगा। मुसीबत, दुर्भाग्य होता है। फॉर्च्यून था कि मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। वही तो कह रहा हूँ, आपने रट्टा का पर्दा खोल रखा है। टेंशन ना लो, कलर बदल दूंगा पर्दे का, हटा ही दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। माइजरी, मुसीबत, दिक्कत, तकलीफ लिखना है। मुसीबत, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, गरीबी भी कह सकते हो, क्योंकि गरीबी का मतलब क्या होता है, मुसीबत, ठीक है। तो इसमें एबल लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं एक बार। या तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब तुम्हें जरूर या तो कठिन परिश्रम करना चाहिए, या फिर तुम्हें तैयार रहना चाहिए लीड यानी की तरफ जाने के लिए। किसकी तरफ जाने के लिए? मिजरेबल लाइफ यानी बदहाली वाली जिंदगी की तरफ। कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे? बदहाली वाली जिंदगी जियोगे। ऑब्वियसली कोई भी चीज जो आप खेत हो, आप खेत में भी अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो क्या अच्छी फसल ले पाओगे? क्या अच्छी चीजें ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना, ठीक है। चलो, तो बताओ गलती क्या है, देखो जरा, मुझे नहीं इसको बात देखो, देखें जरा, देखें जरा, देखें इसको, क्वेश्चन को देखना, किसी और को नहीं। चलो देखो जरा, हाँ, एलसी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, बच जाए, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ईदर का जो पेयर होता है वो किसके साथ होता है, और, ठीक है। ईदर का पेयर किसके साथ होता है, और के। और यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, एल्स दे दिया है, तो यही गलती है। एल्स की जगह क्या होगा, और होगा। कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, सीरीज देखिए, बता, सॉरी, देखिए जरा दिमाग लगाएंगे ना, ये तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, और यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। क्या आएगा, सच की जगह दैट आ जाएगा, पक्का। बाकी लोग सोचो, ऐसा नहीं, तुक्का नहीं फेंकना है किसी को, ठीक है। सॉरी, अच्छा, पार्ट ए वाले कितने हैं, पार्ट ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी, डी, ई। चलो अभी बता दो, ठीक है। कितने लोग कह रहे थे सच के साथ में दैट आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सच के साथ में यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि ये हु किसके लिए आ रहा है, प्रॉब्लम के लिए। क्या हम प्रॉब्लम के लिए हु लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। प्रॉब्लम किस में आ गई, थिंग में आ गई। किस में आ गई, थिंग। और थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं वैसे, विच लगाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए आ जाती है, वो क्या है, दैट। और सच का जो पेयर होता है वो किससे होता है, वो दैट। सच के बाद क्या आएगा, दैट। तो हु की जगह क्या लगा देंगे आप, दैट लगा देंगे, ठीक है। तो ये दो साफ कर दिया। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, उलझी हुई। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, जटिल, उलझी हुई। आपने सुना होगा कॉम्प्लिकेशंस है यार, इसमें कुछ, इस काम में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। उसका ऑपरेशन हुआ, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, मतलब जटिलता है, तकलीफ है, कह सकते एक तरह से, दिक्कत है, ठीक है।
कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता है? जटिलता या दिक्कत। इसका नाउन होता है, लिख दूं? सॉरी, क्या करें? जटिलता, ठीक है, दिक्कत लिख लें जी, बोले आगे आगे आगे, ठीक है। वो ऐसा जैसा, वो ऐसा जैसा में आता है, वो अलग है। ऐसा जैसा के अर्थ में आता है, ठीक है, ठीक है, वही ऐसा जो, ये आएगा ऐसा जो, ठीक है, समझिए। ऐसा जैसा और ऐसा जो अंतर है, समझो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या चाहिए? ऐसा जो, न कि ऐसा जैसा, ठीक है। आएगा आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें नहीं तो अगली एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं जी, बोलो बोलो बोलो, पूछो। दिक्कत दिक्कत, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये ऐसी जटिल प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके विद डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय के साथ। ये बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक कोई यार बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो कि जिसको सॉल्व ना किया जा सके। ऐसी कुछ भाषा ये है इस सेंटेंस, ठीक है। क्या क्या दिक्कत थी इसमें? को नहीं आएगा, को की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, और बाकी आपका सही। तो क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा इसको, देखिए जरा इसको, देखो इसमें एक अच्छा सा शब्द दिख रहा है, ठीक है, जो अभी तक आपने रट्टा मार रखा है, पर्दा हटा दूंगा। देखो जरा, देखिए और मुझे बताइए, गलती बताएं इसमें पहले तो। हाँ, both rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel। बताओ क्या हुआ? Both the rich along with poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। बताओ क्या होगा? मैंने आपको पेयर बताया था, बोथ और बिटवीन का क्या पेयर था? है ना, एंड ही तो था, ऐसे ही था। यहाँ पे क्या दिया है? मैंने बोला था ना कुछ अन्य दे देंगे, ठीक है। एज वेल एज भी दे सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद एज वेल एज भी दे सकते हैं, या कुछ भी आ जाए इनके अलावा। क्या लगाना है आपको? बंद करके एंड लगाना है। तो वाक्य तो आपने पता कर लिया कि अलॉन्ग विद की जगह क्या लगाना है? एंड। अब इसका हिंदी और पता कर लो जरा, इसका मीनिंग और जरा पता कर लो क्या है। द रिच, द पुअर। अच्छा, रिच क्या है या पुअर क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? और एडजेक्टिव है तो क्या लेगा? ये नाउन लेगा? नाउन नहीं है, अब बताओ, इनके बाद में नाउन नहीं है, अब बताओ क्या एडजेक्टिव किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है? फिलहाल तो ये सब्जेक्ट है आर का, क्या एडजेक्टिव किसी का सब्जेक्ट बन सकता है? डू यू नो? डू यू कैन एन एडजेक्टिव वर्क एज अ सब्जेक्ट और an object in a sentence? No? Yes sir? No sir? Listen to me. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाक्य का दो चीजें बन सकती हैं, या तो प्रोनाउन या फिर नाउन, और नाउन की तरह कार्य करने वाले शब्द। सर नाउन की तरह कार्य कौन करता है? इनफिनिटिव, जीरन, क्लॉज, फ्रेज, नाउन की तरह कार्य कर सकते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे तो वो नाउन की तरह कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा that Neil teaches English well is known to all, कि नील सर इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं यह सबको पता है। तो दैट नील सर टीचेस इंग्लिश वेल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये क्या है? क्लॉज। क्या है ये? क्लॉज। और सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे पता है? नाउन। यानी
टोटल अगर आपको बात समझ में आई हो तो यही बात समझ में आई होगी कि बाकी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, बस। क्या एडजेक्टिव बन सकता है? नहीं। तो क्या यहाँ पे ये सही है वाक्य? सर फंसा दिया, एरर यहाँ बता दी है और फंसा यहाँ दिया है। तो मैं इसलिए फंसा रहा हूं कि एक सेंटेंस से कई सारी चीजें आप सीख के जाओ, जिससे एक ही चैप्टर से कई सारे चैप्टर्स का आइडिया तो कम से कम लग जाएगा आपको। समझ रहे बात को? तो चलो सुन लो, अपनी भाषा में चाहो तो नोट कर लेना। इस पे आ जाते हैं। देखो, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर हमने आर्टिकल द लगा दिया, ठीक है, तो वो पता है क्या बन जाएंगे? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे, यानी PCN बोले तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे। कैसे कॉमन नाउन बन जाएंगे? प्लूरल, और प्लूरल होंगे और ये बाकी का सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल। देखो जरा, प्लूरल आइए, आओ जरा इधर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ओल्ड, क्या आप ये बोल देते हैं आई मेट एन ओल्ड यस्टरडे? आई मेट एन ओल्ड यस्टरडे बोलोगे क्या? अधूरा हो गया ना। एन ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, ऐसे तो बोलोगे। ओल्ड डॉग, ओल्ड एलिफेंट, इटीसी ऐसे तो बोलोगे, यानी नाउन लगाओगे। लेकिन मैंने अगर आपको लगा दिया यहाँ पे द ओल्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या बताता है? एक क्लास, एक वर्ग को बताता है। सर हमने तो पढ़ा जाति, जाति से तो आप ब्राह्मण ये वो यही समझेंगे, ठीक है ना, लेकिन जाति नहीं। क्या बताएगा? क्लास, वर्ग बताएगा। तो द ओल्ड का मतलब ये है सारे बूढ़े लोग, सारे बूढ़े लोग। मैंने बोला द लेम, मैंने क्या बोला? द लेम, द लेम, लेम यानी होता है लंगड़ा व्यक्ति, लेम। तो द लेम का मतलब सारे लंगड़े लोग। द डेफ, सारे बहरे लोग। द ब्लाइंड, सारे अंधे लोग। द इंटेलिजेंट, सारे होशियार लोग। द डफर, सारे डफर लोग। अच्छा पक्की बात है। द फूल, द रिच, सब अमीर लोग। द पुअर, सारे। अब बाकी को देखो, सारी चीजें आपके सामने। हाँ कह दो, तुम जो कहो कह दो। चलो, एंड द इडियट लाइक प्रिंस। देखो मेरे साथ साथ और भी आवाज आई है, यानी यू आर प्रूव्ड दैट यू आर एन इडियट। चलो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। देखो जरा, इसका हिंदी बताता हूँ। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, तो अलॉन्ग विद की जगह तो आ जाएगा, ठीक है। तो बोथ द रिच एंड द पुअर, यानी दोनों ही, कौन कौन? गरीब लोग भी और अमीर लोग भी, आर अफेक्टेड यानी प्रभावित होते हैं, इक्वली यानी बराबर, बराबर प्रभावित होते हैं। व्हेन, जब प्राइसेस यानी कीमत ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इंक्रीज यानी बढ़ती है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना, लिखना चाहिए को नहीं पता। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित होना या प्रभाव पड़ना या असर पड़ना, ठीक है। अब मेरी बात हो, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, इसका भी आपको आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो दिस वन इज नाउन एंड दिस वन इज वर्ब, याद रखना, ठीक है। प्रभाव पड़ना, प्रभाव, असर पड़ना, असर, ठीक है। असर पड़ना, असर डालना, लिख लिया। दो और लिख लो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, नाउन, वर्ब। एक और आता बहुत कॉमन है, एडवाइस, एडवाइस, नाउन, वर्ब। वो तो स्पेलिंग ही अलग है उसकी तो टोटल। हाँ इसको लोग गलती समझते, गलती करते हैं थर्ड फॉर्म समझने की। सक्सीड, सक्सेस, नाउन, वर्ब।
सफल होना, सफलता, सफल होना, सफलता। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। चलो तो आगे बढ़े, गलती पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. Well-being का मतलब खैरियत, खैरियत। सुना है खैरियत? अरे गाना भी खैरियत ना सुना? चलो छोड़ो ना सुना। वेल-बीइंग मतलब खैरियत, हाल चाल कह सकते हो एक तरह से। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago, ये लगभग 10 साल पहले की बात है जब उसने मुझे लिखा, यानी क्या लिखा, पत्र लिखा। इंक्वायरिंग मतलब इंक्वायर, इंक्वायर मतलब होता है पूछना, पूछताछ करना। तो इंक्वायरिंग यानी पूछते हुए अबाउट माई खैरियत, मेरे खैरियत के बारे में, मेरे हालचाल के बारे में। तो 10 साल पहले उसने लिखा था लेटर, अब नहीं लिखा क्योंकि अब उसको लगता है कि तुम्हारी उसको जरूरत नहीं है। इंक्वायर, इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, यहाँ पे आई की जगह ई लगा देना बस, ठीक है, इंक्वायर। देखो मेरी बात सुनो, ये थोड़ा अलग नियम है, मैं फिर भी बता देता हूँ। जब देखो अगर ऐसे होता है इट इज 10 years, अगर मैं इसको ऐसे लिखता है इट इज 10 years लिखता, तब हम सिंस लगाते, और सिंस के बाद हम लगाते पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस लगाते, जो कि यहाँ पे भी होगा। ही रूट लिखा है, पास्ट सिंपल है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह आ जाएगा वॉज और यहाँ पे आ जाएगा अगो, जैसे वॉज और यहाँ पे आ गया अगो, तो सिंस की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, वैन भी लगा सकते, ठीक है। लिख लें जरा इसको, लिख लीजिए। Is that clear? Sure? Is there any doubt? Sure? Okay. So ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए है, बाकी कब करेंगे एक्सरसाइज अगली, कल। टिल देन जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।